हम 7th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 79 डिग्री देन द एंगल विल बी। तो किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल अगर 79 है, इसका मतलब वो एंगल होगा 180 में से 79 को माइनस कर दो, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल्स अदर देन द राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, तो बाकी दो का सम भी कितना होगा, सम ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री। सो बोथ विल बी एक्यूट एंगल्स। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अ क्यूबॉइड हैज, तो क्यूबॉइड के अंदर नंबर ऑफ फेसेस पूछा है, कितने होते हैं 6। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पूछा है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर एन। तो ऐसा हम आइडेंटिटी पढ़े हैं एक्सपोनेंट में, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ पैरेललोग्राम हैव। किसी पैरेललोग्राम में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम में जैसा कि हमें पता है एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे नहीं होती है। हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते यहाँ पे, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बना सकते, और डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं ड्रॉ कर सकते। सो नंबर ऑफ lines of symmetry will be equals to 0. So option A will be correct. Next question number 7. An algebraic expression containing constant term only. मान लो किसी algebraic expression में इतना ही लिखा है, जैसे 3 लिखा है, -5 लिखा है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या फिर क्योंकि इनमें केवल एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मोनोमियल। अगर ये कांस्टेंट 0 होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। तो ये नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास में केवल सिंगल टर्म है, इसलिए इसको बोला जाएगा मोनोमियल। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फिगर गिवन बिलो। एक डायग्राम दे रखा है तुम्हें कुछ इस टाइप का, इससे पूछा है रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा। तो हम इसको मूव करते हैं 90 डिग्री के अबाउट। 90 डिग्री से इसको अगर हम रोटेट कर देते हैं अगर फिगर को, तो ये हमें कुछ इस शेप में दिखाई देगा। ये कितना एंगल से हमने इसको रोटेट किया, 90 डिग्री से। फिर से इसको अगर 90 डिग्री से अगर रोटेट करते हैं इसके बाद में एक बार, तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, और हमारा डायग्राम बनेगा कुछ इस फॉर्म में। तो फिर से हमें ओरिजिनल शेप मिल गया। इसका मतलब 180 डिग्री अगर रोटेट करते हैं तो हमें एक बार ओरिजिनल शेप मिल रहा है। 180 डिग्री रोटेट करने पे एक बार ओरिजिनल शेप मिल रहा है। इसका मतलब 360 डिग्री रोटेट करने पे कितनी बार ओरिजिनल शेप मिलेगा, 2 टाइम्स। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इक्वल्स टू 2। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 9th question, a rational number is defined as a number that can be expressed as p upon q। p upon q की फॉर्म में लिख रहे हैं, where p and q are integers। p और q हमें क्या दे रखे हैं कि p भी कोई इंटीजर है और q भी कोई इंटीजर है।
तो इसको रेशनल नंबर कहने के लिए क्या कंडीशन है? पी और इंटीजर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं पी का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है कुछ भी। क्यू का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन क्यू का वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते कभी भी, जीरो, क्योंकि डिवाइड में जीरो आ जाता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सप्रेशन 2x माइनस 15x²। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। एक्स स्क्वायर कौन से टर्म में है? सेकेंड टर्म में। एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का हो चाहे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का हो, एक ही बात होती। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस 729 इज पावर ऑफ 3। तो 729 को 3 की पावर की फॉर्म में हमें एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि ऑड नंबर है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसके बाद फिर से 3 से डिवाइड होगा अभी। सो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर से 3 से डिवाइड करोगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। वंस अगेन, सो 3 9 जा 27। 3 से फिर डिवाइड करो। 3 3 जा 9 एंड एक बार और होगा 3 1 जा 3। तो टोटल 3 कितनी बार लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ लिखा जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो टोटल 3 को कितनी बार लिखे हैं हम? 6 टाइम्स। तो पावर में क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 6। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बताया था, एक तो नेगेटिव का साइन हमेशा कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में। जैसे 4/-3 लिखा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -4/3। लेकिन अभी हमें यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं दिया है, हमें बोला गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ। तो एक कंडीशन ये भी होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों क्योंकि 2 से कैंसिल आउट होते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ हॉरिजॉन्टल कट टू द कॉन। अगर कॉन कुछ इस फॉर्म में होता है, जैसे आइसक्रीम का कॉन देखे होंगे तुम लोग। तो इस कॉन को अगर हॉरिजॉन्टली कट करो तो तुम्हें किस टाइप का क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है? तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन होता है हमारा सर्कुलर टाइप का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम कौन ऊपर से आइसक्रीम को खाते जाते हैं तो नीचे राउंड दिखता जाता है हमें, जिसके अंदर क्रीम भरी होती है, तो वो कैसा पार्ट दिखाई देता है? ऊपर से सर्कुलर पार्ट दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 अगेन मल्टीप्लाइड बाई -3 एंड वंस मोर। तो टोटल -3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 5 टाइम। तो क्या करेंगे? -3 की पावर में कितना लिखेंगे? 5। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला है इफ़ 3 क्यूब्स ईच ऑफ इज 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब का साइड दे रखा है तुम्हें 3 सेंटीमीटर, और ऐसे हमारे पास में 3 क्यूब रखे हैं। जैसे जो भी रूबिक्स क्यूब तुम यूज करते हो, जैसे मान लो ये क्यूब का एक फेस बनाया हूँ मैं, तो ऐसे 3 क्यूब हैं हमारे पास में, और तीनों का साइड कितना है? 3 सेंटीमीटर साइड है। लिखा है कि 3 क्यूब एक दूसरे से आर प्लेस्ड एंड टू एंड, तीनों को एक दूसरे के पास में रख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया है। यहाँ पूरा डायग्राम हम नहीं शो कर पा रहे। देन द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। तो रिजल्टिंग सॉलिड का डायमेंशन कितना होगा? जब 3 क्यूब एक दूसरे के पास रख दोगे तो ये टोटल लेंथ मिला के कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। विथ अभी भी कितनी है इसकी? 3 सेंटीमीटर ही है, और हाइट भी अभी भी कितना रहेगा इसका? 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। जैसे 3 बॉक्स को एक दूसरे के पास रखते हैं, इसका मतलब लेंथ हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ब्रीथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर।
तो डायमेंशन को हम नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में। इसका मतलब 9 × 3 × 3। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस 1000 इज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो फिर से इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे? 2 से, 5 से भी कर सकते हो, लेकिन केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद में 17, 19। तुम्हारे इतने यूज में नहीं आएंगे, केवल 2, 3, 5, 7 से हमारा काम हो जाएगा 7th क्लास में। सो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 ज़ा 10, 00। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, 3 से नहीं होगा। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। एक बार फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, नेक्स्ट फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। तो 2 की पावर कितना चला जाएगा? 3। और 5 भी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। तो 5 रेज़ टू द पावर 3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वॉट अदर नेम यू कैन गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जो भी हमारे उस लाइन की वजह से दो पार्ट बनते हैं वो एक दूसरे की क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को हम मिरर इमेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है? ड्रॉ द फिगर फॉर ईच एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है? जिसकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC अगर ड्रॉ करता हूँ और साइड AB और AC के ऊपर अगर एक डैश लगा है, इसका मतलब AB और AC आपस में इक्वल साइड्स हैं, इसलिए इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहे हैं। इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री कहाँ बनाई जाती हैं? वर्टिकल बनाई जाती है, जो कि BC को उसके मिड पॉइंट पे कट करती है। तो केवल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट बी में हमें बोला है अ सर्कल। सर्कल के अंदर चाहे कितने भी डायमीटर बना दो, दोनों पार्ट एक दूसरे के, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं, एकदम सिमिलर पार्ट होते हैं, एक दूसरे की कॉपी। अब डायमीटर मैंने यहाँ ना बना के अगर कुछ इस फॉर्म में बना दिया, अब भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक दूसरे के सिमिलर होंगे। इसका मतलब एक सर्कल के अंदर चाहे जितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हो, लेकिन सारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास होनी चाहिए? सेंटर से पास होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट। नेक्स्ट इसके और पार्ट में हमें एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें एक कुछ पंखे जैसा कुछ दे रखा है, फैन ही दे रखा है एक्चुअल में। पूछा है गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस फॉर्म में हमारा डायग्राम है और यहाँ पे क्रॉस बना रखा है। क्रॉस इसलिए है जहाँ पे ये इसके फैन के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर पा रहे हैं। इसको अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो कैसा देखो, यहाँ पे अभी नोटेशन नहीं दिया है। हम इसको फर्स्ट पार्ट कहें, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। मान लो जब 90 डिग्री से रोटेट होगा तब क्या होगा? फोर्थ वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे हम फैन को देखते हैं, लगातार क्या होता है, फैन के अगर 3 पार्ट्स है तो वो एक दूसरे रोटेट होते रहते। तो अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, फोर्थ पार्ट आ जाएगा फर्स्ट वाले की जगह पे। शेप कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें।
बस फोर्थ पार्ट ऊपर में आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड में, सेकंड पार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा राइट साइड में। लेकिन शेप तो हमें सेम ही दिखाई देगी। ये तो मैंने नोटेशन दिया है, नोटेशन हमें नहीं दे रखा है डायग्राम में, तो हमारा डायग्राम सिमिलर ही दिखाई देगा। तो 90 डिग्री से रोटेट करने पे ही हमें डायग्राम सिमिलर दिख रहा है। इसका मतलब हुआ इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 90 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। सो 360 अपॉन 90 इट मीन्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है इज देयर ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ्स 10.2 5.8 4.5। हमें ट्राइंगल की साइड दी है 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। जैसे इसको हम कहते हैं, अगर ये साइड ए बी का लेंथ है, ये साइड बी सी का लेंथ है और ये साइड ए सी का लेंथ है, कोई ट्राइंगल है हमारे पास में ए बी और सी, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स पॉसिबल हैं या नहीं, इसका हम एक फॉर्मूला देखे थे कि कोई भी दो साइड का सम 30 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम जैसे पहले ए बी और बी सी को सम करते हैं तो 10.2 प्लस 5.8 कितना आएगा, प्लस करोगे तो 16.0 बनेगा। तो 16.0 हमारा थर्ड साइड जो है 4.5 उससे लार्जर है, इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। हमें सारे केस कंसिडर करना है। बी सी प्लस ए सी का वैल्यू निकालो, बी सी का मतलब 5.8, ए सी का मतलब 4.5, इनको सम करोगे तो आएगा 10.3। 10.3 किससे लार्जर होना चाहिए, ए बी से लार्जर, ए बी की वैल्यू 10.2 है, उससे लार्जर है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट ए बी प्लस ए सी, ए बी का वैल्यू है 10.2, ए सी का वैल्यू है 4.5, सो टोटल हो जाएगा 14.7। ये किससे लार्जर है, बी सी से, सो ये भी पॉसिबल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो सच ट्राइंगल इज पॉसिबल। सच ट्राइंगल इज पॉसिबल। नेक्स्ट ऑल पार्ट में हमें जो क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम दे रखा है, हम नोटेशन दे देते हैं इसके वर्टेक्स को ए बी सी। एक्स सी के ऊपर हमें एंगल दे रखा है एक्स, ए के ऊपर दे रखा है 2x और बी पे एक बॉक्स बनाया हुआ है स्क्वायर जैसा, इसका मतलब होता है ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर एंगल नहीं निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमें ये पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना है एक्स, एंगल ए है 2x, एंगल बी है 90 डिग्री, सम हो जाएगा 180। सो 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। हमें x का वैल्यू निकालना है तो 90 को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या बनेगा, नेगेटिव 90। सो 180 माइनस 90 विल बी इक्वल्स टू 90। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो 3 अभी किस ऑपरेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। सो 90 अपॉन 3 विल बी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन सा एंगल खुद के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। मान लो लेट एन एंगल इज इक्वल्स टू एक्स, हमें कह रहा है एंगल इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स सेल्फ। कौन सा एंगल खुद के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो एंगल हमारे पास कौन सा है एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को अगर ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या बनाओगे प्लस एक्स, इट मीन्स एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x। सो एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा 90/2, इट मीन्स 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ऐसा एंगल है जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे अगर सप्लीमेंट्री एंगल के लिए पूछा जाता तब क्या लिखते 90 डिग्री। 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल खुद के इक्वल होता है, तो अभी हमें ये नहीं लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 में हमें बोला आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर।
तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो कौन सी टर्म में वाई स्क्वायर है? पहले तो टर्म विथ वाई स्क्वायर। किस टर्म में वाई स्क्वायर है? सेकेंड टर्म में माइनस एक्स वाई स्क्वायर। उसके बाद हमें बोला है गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला है, इसका मतलब वाई स्क्वायर के साथ में जो भी लिखा है वो वैल्यू हमें लिखनी है। सो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स। साथ में क्या लिखा है? माइनस एक्स। यही अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता तब क्या लिखते? तब केवल -1 लिखते, तब नंबर और उसका साइन लिखा जाता। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें ऐसे ही पूछा है 5y² + 7x। तो इसमें वाई स्क्वायर कौन सी टर्म में है? फर्स्ट टर्म में है। सो टर्म विथ वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5y² एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5, जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 21 के अंदर बोला है ए एम इज़ अ मीडियन। ए एम इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है हमें एक। कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे एक मीडियन बना रखा है। मीडियन का मतलब किसी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना। तो बी एम और एम सी ये वाला पार्ट और एम से सी तक का पार्ट दोनों आपस में इक्वल हैं। और हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, पूछा है इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन 2m। ये है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें ये पता है कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम ऑफ टू साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल कंसिडर करूँ, अगर ट्राइंगल ए बी एम, तो इसकी अगर दो साइड अगर मैं लिखूँ ए बी प्लस बी एम, तो इन दोनों का सम किस साइड से इक्वल होगा? जो थर्ड साइड बच गया, इसका मतलब ए एम। ऐसे अब मैंने सेकेंड ट्राइंगल कंसिडर किया। सेकेंड ट्राइंगल की मैं साइड अगर ले लेता हूँ ए सी और एम सी, फर्स्ट साइड ए सी सेकेंड साइड एम सी, तो तीसरी साइड कौन सी बच गई? ए एम ही बच गई। ये दो पार्ट्स हैं, दोनों को अगर आपस में सम कर देंगे तो देखो लेफ़्ट साइड की चीज़ें आपस में सम होगी। सो ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी, और ग्रेटर देन के साइन के बाद वाले जो क्वांटिटी हैं वो आपस में सम हो जाएंगे। तो ए बी प्लस ए सी, इसको साथ में लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए सी। बी एम प्लस एम सी, इनको साथ में लिख लेते हैं। और एक ग्रेटर देन के बाद में अगर x प्लस एक्स होता है तो क्या लिखते हैं? 2x। तो ए एम प्लस ए एम है तो क्या लिखेंगे? 2am। तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एम। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम प्लस एम सी। बी एम के अंदर एम सी अगर प्लस कर दोगे कौन से साइड मिल जाएगा? बी सी मिल जाएगा। यही हमें चेक करना था कि ये ट्रू है या नहीं। हर स्टेप के बाद में इम्प्लाइज का साइन लगाओगे, सो इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे लिख दोगे इट इज़ ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और का जो पार्ट है वो देखो। डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ्स ऑफ साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बोल रहा है किसी ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स हैं, जैसे ए बी का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर एंड ए सी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें पूछा है इस ट्राइंगल ए बी सी अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे पीजीटी। ठीक है। पीजीटी के लिए हमें करना होता है पहले सभी साइड्स का स्क्वायर कर दो। तो ए बी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। सेकेंड साइड बी सी का भी स्क्वायर करो तो किसका स्क्वायर करोगे? 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 16। स्क्वायर का मतलब होता है उस क्वांटिटी को खुद से दो बार एक बार और मल्टीप्लाई करो। तो 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर करना है तो 4 × 4 दैट इज़ 16। ऐसे जो तीसरा साइड हमारे पास में बच गया,
AC स्क्वायर, वो कितना बन जाएगा 5 का स्क्वायर, मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। उसके बाद हमें जो 3 स्क्वायर मिल जाते हैं, हमें देखना है क्या इनमें से कोई भी दो का सम, जैसे 9 और 16 का सम 25 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर नहीं आता तो नहीं होता। तो सिंस, तो क्योंकि कोई भी दो का सम अगर हमारा 90 के थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, जैसे सिंस 9 + 16 इक्वल्स टू 25, इसका मतलब सो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक का सम 9 आया, एक का सम स्क्वायर 16 आया, एक तीसरा 24 आता, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो पाता। तो कोई भी दो स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कहा है व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट टू द फॉलोइंग सॉलिड। ये सब हमने क्लासरूम में किया है। डाई लिखो या डाइस लिखो, एक ही बात है। जो रूब्रिक्स क्यूब तुम खेलते हो क्लास वगैरह में, तो उसको अगर वर्टिकली कट कर रहे हैं, वर्टिकल कट कर रहे हैं, तब क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देता है, क्योंकि 3 × 3 का अगर लेते हो, या डाइस भी क्योंकि हमारा स्क्वायर की फॉर्म, अच्छा डाइस हमारा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। अगर उसको वर्टिकल कट करेंगे, वर्टिकल कट करने पे हमें वहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म दिखाई देती है, जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल रहती है। अगर वही उसको हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, तब भी हमें स्क्वायर ही दिखाई देता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अ राउंड एप्पल। एप्पल वैसे एकदम राउंड होता नहीं है, लेकिन हमें कंसिडर करना है कि वो राउंड एप्पल है। जैसे कि एक सॉलिड बॉल ले सकते हो, उसकी जगह पे फुटबॉल को भी सपोज कर सकते हो। उसको अगर वर्टिकल कट करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, सर्कुलर शेप दिखाई देगी। थर्ड पार्ट में हमें बोला है ब्रिक, मतलब एक ईंट का टुकड़ा। अगर उसको अगर वर्टिकली कट करोगे तो कैसा शेप दिखाई देगा, क्योंकि ब्रिक की खुद की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। इसका मतलब कट करने पे भी क्या दिखाई देगा, हमेशा रेक्टेंगल। इसका नेक्स्ट और वाला पार्ट देखो, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबाउट द फॉलोइंग सॉलिड। दिख रहा है कि एक बॉल रखा है, उसके ऊपर एक बल्ब लगा रखा है। तो बॉल के ऊपर मोबाइल से टॉर्च करके देख भी सकते हो तुम लोग कैसी शेप दिखाई देती है हमें। शेडो कैसा दिखाई देगा उसका, सर्कुलर शेडो दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। सिलेंड्रिकल पाइप है, उसके अगर ऊपर में देखो कहाँ पे रखा है बल्ब, यहाँ साइड फेस जो है उसके ऊपर बल्ब रखा है। इसका मतलब हमें कौन सी शेप दिखाई देगी, रेक्टेंगुलर शेप। और ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्योंकि बुक है, तो वहाँ पे हमें शेप दिखाई देगा रेक्टेंगल। यही सिलेंडर के अगर साइड में अगर बल्ब जला के रखा होता, तब हमें क्या मिलता, तब हमें सर्कल मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में दो लाइंस दे रखी है हमें, और दोनों को एक तीसरा लाइन कट भी कर रहा है, जिसको कि हम ट्रांसवर्सल लाइन कह रहे हैं। दो लाइन्स हैं हमारे पास में A एंड B, और इनको एक तीसरा लाइन है जिसका नोमेनक्लेचर C दे रखा है। और यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 5, 6, 7 एंड 8। हमें फर्स्ट पूछा है क्वेश्चन में कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं वो बताओ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है सेम शेप वाले, जैसे या फिर क्लास में जैसे एक स्टूडेंट ने बताया था एफ की शेप में बनने वाले ये वाले एंगल, तो इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो एंगल 1 की शेप कैसी है, कुछ इस फॉर्म में। एंगल 5 की शेप भी कुछ इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5 हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे एंगल 2 एंड एंगल 6 भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। इनकी शेप कुछ ऐसी है, एंगल 2 और 6 की। ठीक है, उसके बाद में इसी टाइप से दूसरी तरफ अगर देखोगे
तो एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड पार्ट हमें पूछा है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स का मतलब होता है जो हमारा जेट की शेप में बनते हैं, और इंटीरियर का पूछा है मतलब अंदर की तरफ बनने वाले, बाहर की तरफ भी बन सकते थे, उनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो फिलहाल हमारे ऐसे एंगल्स कौन से हैं, एंगल 3 कुछ इस शेप में, एंगल 3 यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है एंगल 5। सो एंगल 3 एंड एंगल 5। ऐसे ही हम कह सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 8। सो एंगल 2 एंड एंगल 8, ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पूछा द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन हमारा सी है, सी के लेफ्ट साइड में देख लो कौन से इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, 3 एंड 8। तो एंगल 3 एंड एंगल 8। राइट हैंड साइड में देखोगे तो कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 5। एक्सटीरियर एंगल कहता है तो एंगल 1 और एंगल 6 आ जाते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 7 बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमें एक डायग्राम दे रखा है पैरेललोग्राम का। ये क्वेश्चन क्लासरूम में कई बार हम कर चुके हैं, कितने एग्जाम्स में आ रखा है। DCAP, डी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर बना रखा है, एल नोटेशन दिया है। ऐसे बी से एक परपेंडिकुलर साइड AD के ऊपर बना रखा है, यहाँ पे M नोटेशन दिया है। हमें बोला है DL एंड BM आर the heights of the side AB and AD respectively of parallelogram ABCD। ये heights भी है हमारे लिए। If the area of parallelogram is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका एरिया दे रखा है, इसका मतलब ABCD जो पैरेललोग्राम है उसका दिया है एरिया हमें 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हमें AB का वैल्यू दे रखा है 35 सेंटीमीटर एंड AD का वैल्यू दे रखा है 49 सेंटीमीटर। और हमें किसकी वैल्यू पूछा, BM एंड DL का वैल्यू क्या है, BM का वैल्यू बताओ और DL का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगर एरिया हमें गिवन है 1470, अगर हम बेस साइड AB को लेते हैं तो फिर हाइट क्या लेना पड़ेगा, हमें DL को लेना पड़ेगा। अब AB का वैल्यू हमें कितना गिवन है 35, इंटू में रहेगा DL। हमें DL का वैल्यू फाइंड करना है तो 35 को कहाँ भेज दोगे, डिवाइड में भेज दोगे। इसको 7 से ऊपर नीचे कैंसिल करो तो 210/5, फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। इसका मतलब DL का वैल्यू कितना लिखोगे लास्ट में 42 सेंटीमीटर, और हर स्टेप पे इम्प्लाइज का साइन रखना है। ये सेकेंड पार्ट में फिर से वैसा ही होता है, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। लेकिन इस बार अगर हम बेस को अगर हम AD लेते, बेस की जगह पे अगर AD लिखते तो हाइट क्या हो जाता, फिर BM हो जाता। अब AD का वैल्यू हमें क्योंकि गिवन है 49, इंटू में BM का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो BM विल बी इक्वल्स टू 1470। 49 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, फिर से 7 से डिवाइड करोगे, एक बार फिर 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30। 7 3 जा 21, और 0 का 0 बचा रह जाएगा। सो BM का वैल्यू हमें कितना मिल गया 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। 25 में हमें बोला सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड।
ये एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ऐसे ही मान लो बगीचा है, और इसके चारों तरफ क्या किए, एक पाथवे बना दिए घूमने के लिए, जॉगिंग के लिए, और इसकी विड्थ हमें कितनी दे दी सभी तरफ से, 4 मीटर। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। इस फ्लावर बेड का एक डायमीटर बना देता हूँ सेंटर से पास होता हुआ। इसका लेंथ हमें कितना दे रखा है, 66 मीटर। तो डायमीटर अगर 66 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 66 को हाफ कर देंगे, इसका मतलब हो गया 33 मीटर। हमें पूछा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पाथ। तो हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे अंदर वाले सर्कल के एरिया। जैसे बाहर वाले सर्कल के एरिया टोटल हुआ, बीच वाले पार्ट में से हमने ये पार्ट हटा दिया तो क्या बच गया, केवल आउटसाइड वाला पार्ट बच जाएगा। तो यहाँ पे हमें इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों चाहिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट लिखोगे इनर सर्कल। इनर सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास, ये वाला पार्ट जो भी हमारे पास फ्लावर बेड का रेडियस था, इसका मतलब 33 सेंटीमीटर। एरिया कैसे लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, 33 स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू क्वेश्चन में क्योंकि हमें 3.14 लेने के लिए बोला है, इसका मतलब 3.14, 33 का स्क्वायर करोगे तो 1089 आएगा। नेक्स्ट 1089 को 314 से मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर मिलेगा 3419.46। और एरिया है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे सेकंड पार्ट जब हम आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे तब हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 33 तो इनर सर्कल का एरिया था, प्लस में यहाँ पे 4 सेंटीमीटर क्योंकि वो हाइट भी था उतनी उसकी चौड़ाई भी थी, तो प्लस में 4 हो जाएगा तो 37 सेंटीमीटर। फिर से एरिया फाइंड करो, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 3.14 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 37 स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 37 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 या 49, 1369। और 1369 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है अभी, 3.14 के साथ में, तो ये हमें मिलेगा 4298.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है, एरिया ऑफ पाथवे। तो आउटर सर्कल का जो एरिया निकला था उसमें से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, सो 3419.46। तो हमें मिलेगा 8 माइनस 9, 9 रह गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, तो 879 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके और पार्ट में दिया दे रखा है चॉइस में तुम्हें, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका हमें डायमीटर कितना दे रखा है, 21 मीटर दे रखा है। डायमीटर दिया है इसका 21 मीटर, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉप ही नीड्स टू परचेज इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। वो उसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता है, इसका मतलब उसकी बाउंड्री के चारों तरफ करेगा, तो क्या करेगा, बीच में जगह छोड़ के तो फेंसिंग करेगा नहीं, पूरा उसी के चारों तरफ लपेट देगा जो भी वायर वगैरह होगा। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे भी पाई का वैल्यू हमें बोला है 3.14 यूज करो, सो 2 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 21/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3.14 इंटू 21। तो 3.14 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा 65.94, क्योंकि सर्कमफेरेंस है, लेंथ होती है, इसका मतलब यूनिट होगा सेंटीमीटर।
हमें उसने बोला इफ़ यू मेक्स 2 राउंड्स, अगर 2 राउंड बना रहा है तो टोटल रोप हमें कितनी चाहिए होगी, सर्कमफेरेंस का 2 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस। इसका मतलब हो गया 2 इंटू 65.94, दैट विल बी 2 9 जा 18, 131.88 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ़ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। ये हमारा आंसर, अच्छा मीटर में था सब कुछ, तो सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, सब कुछ मीटर में है। उसके बाद हमें दे रखा है ₹4 पर मीटर, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर हमें कितना दिया है, ₹4। अगर तुम्हें कहूँ 2 मीटर का कॉस्ट तो क्या बताते, ₹8। कैसे आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो अभी हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ जितना भी हमारा रोप का लेंथ था टोटल, सो कॉस्ट ऑफ 131.88 मीटर। तो क्या करेंगे, 4 को 131.88 से मल्टीप्लाई कर दो। और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 527.52। यूनिट क्या होगी इसकी, रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये रैशनल नंबर से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट है 5/4 प्लस -11/4। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को केवल आपस में सॉल्व कर लो। यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। सो 5 - 11/4, 5 - 11 मीन्स -7। सेकेंड पार्ट -2/3 प्लस 0, जीरो में कुछ भी ऐड करते हैं तो वापस से क्या आता है, वही नंबर मिलता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट -2 and 1/9 -6, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, 2 and 1/9 सॉल्व करना हो तो पहले 2 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 18। इसमें जो न्यूमरेटर में लिखा है वो प्लस करते हैं तो कितना बनेगा 19, और डिवाइड में 9 लिखा जाएगा। अभी माइनस का साइन है तो -19/6 -6। 6 के डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं लिखी, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 1। उसके बाद नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, -19 को 1 से करेंगे तो -19 इंटू 1, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, तो -6 इंटू 9। 19 1 जा 19, 6 9 जा 54। दोनों नंबर न्यूमरेटर में हमारे नेगेटिव के हैं, इसका मतलब आपस में ऐड करना है, लेकिन साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 9 इंटू 3/10, 9 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर खुद से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 3 जा 27, 10 1 जा 10। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट -7/2 डिवाइडेड बाई -2/13। डिवाइड के साइन को पहले किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो जो सेकंड फ्रैक्शन या सेकंड रैशनल नंबर लिखा है वो रेसिप्रोकल रिवर्स हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, -2 डिवाइड में। अब फिर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो -7 इंटू 13, और डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू -2। -7 इंटू 13 मीन्स 13 7 जा 91, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव आएगा। डिवाइड में 2 2 जा 4, लेकिन आंसर नेगेटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 91/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट पार्ट। ए का वैल्यू बोला है 0 रखो एंड बी का वैल्यू -1 पुट करो। a² प्लस AB +2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a का वैल्यू 0 है तो 0² प्लस 0 इंटू में b का वैल्यू है -1, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो। नेगेटिव वाली वैल्यूज हमेशा प्लस में 2। 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा, प्लस में 2 करोगे तो फाइनल आंसर 0। सेकेंड पार्ट p = -2 पुट करना है। एक्सप्रेशन दे रखा है हमें -2p³
-3p² प्लस 4p प्लस 7। तो p का वैल्यू है -2, उसका होल क्यूब, -3 -2 होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू -2 प्लस 7। ये क्वेश्चन तुम्हें क्लास टेस्ट में भी मिला था। उसके बाद यहाँ पे -2 का क्यूब कितना होता है? -8। -2 का क्यूब है, इसका मतलब 3 बार -2 को खुद से मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस वापस से माइनस आ जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस का, और 4 इंटू -2 -8 प्लस 7। -2 इंटू -8, दोनों नंबर नेगेटिव के हैं तो पॉजिटिव का बनेगा 16। -3 इंटू +4 -12, और लास्ट में हमारे पास बचा है -8 प्लस 7। तो 16 में से 12 गए 4, -8 प्लस 7, 4 -8 -4 प्लस 7, -4 प्लस 7, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, तो बचेगा हमारे पास में 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 28 में एम्बुलेंस का एक डायग्राम दे रखा है, दिख रहा होगा यहाँ एम्बुलेंस लिखा और नीचे में उसी का मिरर इमेज लिख रखा है, लेकिन वो भी रिवर्स ऑर्डर में, क्यों, ताकि वो हमें साइड मिरर से करेक्ट दिखाई दे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पूछा है, एक वर्ड दिया है तुम्हें वाटर, बोला है विच फाइंड आउट द अल्फ़ाबेट्स विच डिडंट चेंज फॉर द वर्ड इफ़ वी टेक वर्टिकल मिरर इमेज। मतलब जितने भी लेटर्स हैं सबका वर्टिकल इमेज देना है तुम्हें, मिरर इमेज, ER। W का वर्टिकल इमेज क्या बनेगा? W बनेगा। A का भी वापस से A, T का T, E का कैसे बनेगा? कुछ इस फॉर्म में, और R का कैसे बनेगा? इस फॉर्म में। तो किसका वर्टिकल इमेज चेंज नहीं हो रहा? W, A एंड T का चेंज नहीं हो रहा। तो इसका आंसर लिखोगे WAT डिडंट चेंज। ये तो हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 में बोला है फाइंड आउट द अल्फ़ाबेट्स गिवन इन द वर्ड इंग्लिश। इंग्लिश वर्ड लिखो। अब बोला है हैविंग हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, जिनका कि हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बनता है, और हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बनाना है हमें सभी का। जैसे ई का हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल का मतलब नीचे में जो बनेगा। मतलब मिरर को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख रहे हैं। मिरर अगर इस टाइप से रखा हो ऊपर से नीचे तो वर्टिकल पोजीशन है, लेफ़्ट टू राइट रखा हो तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हमें सबकी हॉरिजॉन्टल इमेज फाइंड करनी है। तो ई की इमेज वापस से ई ही मिलेगी। एन की इमेज किस शेप में मिलेगी? कुछ इस शेप में। जी का इमेज कुछ ऐसा दिखाई देगा। एल का इमेज कुछ इस फॉर्म में। आई का इमेज वापस से आई ही मिलेगा। एस का इमेज इस फॉर्म में होगा, और एच का इमेज वापस से एच ही दिखाई देगा। नेक्स्ट पार्ट 3, इसमें हमें एक डायग्राम दे रखा है, हमें पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल इमेज। इसका मतलब मिरर को हॉरिजॉन्टल रखोगे तो जैसे डायग्राम कुछ दिया है तुम्हें इस फॉर्म में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह बना रखा है कुछ ऐसा, तो इसका इमेज बनेगा उल्टा। ये कुछ सही से थोड़ा नहीं बना, लेकिन कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। जैसे धमाका ऑफर लिखा हुआ होता है कभी कभी, तब वहाँ पे ऐसा साइन होता है, यहाँ लिखा होता है धमाका, ठीक है, दिवाली वगैरह पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 29 हमारे पास में। यहाँ हमें कुछ सोलर प्लैनेट्स दे रखे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ड्वार्फ प्लैनेट्स सच एज ऑर्कस, सीरस, प्लूटो एक्सेट्रा, डजन्स ऑफ मून्स, मिलियंस एस्टेरॉइड, ये सब हमारा सोलर सिस्टम के बारे में हमें बता रखा है। हमें बोला है देखो द डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम सन। वीनस
और सन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 67,000 काफ़ी बड़ा है। तो कैसे रीड करोगे इसको? 1000 ये हो गया 670 लैक्स हो गया, या फिर इसको ऐसे कह लो 6 करोड़ 70 लाख माइल्स। ठीक है, नॉर्मली हम अभी पढ़ेंगे 67,000 माइल्स। द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? अर्थ और सन के बीच ये 9300 फिर से 000 माइल्स। ठीक है, 93,000। द डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम द सन, मार्स और सन के बीच का भी डिस्टेंस दिया है 142। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है अब तक का। और लास्ट है डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम सन, जुपिटर का डिस्टेंस सन से और ज़्यादा है 484,000 माइल्स। इसका मतलब सन से सबसे दूर कौन है? जुपिटर है। और सबसे पास कौन है इनमें से? वीनस है। ठीक है, क्या पूछा है देखो, राइट डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम सन, तो ये वाला उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम अर्थ, मार्स का अर्थ से डिस्टेंस। तो मार्स, अर्थ और सन देखो कहाँ पे हैं? ये सन है यहाँ पे अर्थ दिख रहा है, ये हमारा मार्स है। हमें मार्स का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम अर्थ। तो क्या करोगे, अर्थ जितना दूर है सन से और मार्स सन से जितना दूर है, दोनों को माइनस कर दो। सो 142 एंड 6 zeros माइनस 93 एंड 6 zeros। तो ये हमारे पास में बचेगा 42 एंड 7 49 एंड 6 टाइम zeros माइल्स। नेक्स्ट पार्ट थर्ड क्या बोला है? राइट डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम सन, तो ये हमारा पार्ट थर्ड हो गया, पहले ही हम लिख चुके। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम वीनस, तो फिर से मार्स और वीनस की डिस्टेंस को आपस में माइनस कर दो। डिस्टेंस ऑफ मार्स फ्रॉम वीनस, तो ये कितना हो जाएगा? 142 6 टाइम्स zeros माइनस 67 एंड 6 टाइम 0। तो माइनस करोगे तो ये हमें मिलेगा 75 एंड 6 टाइम 0 माइल्स। तो ये पेपर हमारा यहीं पे एंड होता है। अच्छे से प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक।